हम हालात वाक़ात पे नज़र रखते ही रहते हैं, हम मामलात मसाइल उठाते ही रहते हैं, लेकिन आज का मामला हम मुलाजमीन का मामला उठा रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के हवाले से आए रोज़ मुजाहिरों की खबरें आती रहती हैं। मुलाजमीन कहते हैं कि सरकार ने हमारे साथ जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। अक्सर बेशतर हम कश्मीर में बड़ा मुद्दा, जम्मू में बड़ा मुद्दा जो हमारे कैजुअल इंडिविजुअल्स हैं उनका देखते रहते हैं। लगातार खबरें आती रहती हैं कि ऐसा नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से एक और मामला भी है, पेंशन, ओल्ड पेंशन, नो पेंशन का मामला। इसको लेकर भी मुलाजमीन प्रदर्शन मुजाहरे करते रहते हैं। और इस सारे के बीच में अब कश्मीर में सर्दी है, शाम 4 ही बजे हो जाती है। अक्सर लोग खासतौर पे ख़वातीन बताती हैं कि जो सरकार ने अटेंडेंस का नया फार्मूला 4:30 तक रखा है, उसके बाद वो घर भी नहीं पहुंच पाती हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं है। मुलाजमीन के कई और मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पे अवाम भी मुलाजमीन से बहुत ही तवक्कात रखती है। और इन्हीं मुद्दों पे आज हमने दावत दी है एजाज अहमद खान को। एजाज अहमद खान ट्रेड यूनियन लीडर हैं और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में जो चेयरमैन हैं एम्प्लॉयज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के, एजाज अहमद खान को आज के प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहेंगे हमारी ख़ास मुलाकात में। एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हम आपसे दूसरे मुद्दों पे बात करने से पहले थोड़ा सा कुछ आपके डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को जो है CAPD जिससे कहते हैं, उसको आप जो रिप्रेजेंट करते हैं, उस हवाले से पहला कुछ सवाल एक दो मैं करना चाहूँगा, उसके बाद मुलाजमीन के मामला करना चाहूँगा। आपके डिपार्टमेंट में अक्सर लोगों को शिकायत माजी में रहती थी, लेकिन वो सब आज हम कह सकते हैं कि स्ट्रीमलाइजिंग हो गया। आजकल सब जो डिजिटल ज़माने की वजह से अक्सर शिकायतें नहीं आती हैं, लेकिन आटे की अभी भी शिकायत आती रहती है। आपका डिपार्टमेंट आटा वगैरह जो है लोगों को फराहम नहीं कर सका है। अगर आदाद शुमार देखें तो कश्मीर की 9 मिल्स को 24,500 क्विंटल गुंदम आपका डिपार्टमेंट देता है, वापस में उसे 21,000 क्विंटल जो है आटा उठाता है, लेकिन वो आटा दिया नहीं जाता। क्या वाकई में आटा नहीं दिया जाता है या सिर्फ ये मामला कुछ और भी है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सलाम। सब जैसा कि आपको पता है, आज जो हमारा डिपार्टमेंट है फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर डिपार्टमेंट, आज हमारा मानना है कि आज हमारे डिपार्टमेंट में 100% शफाफियत है। और आज सरकार भी मानती है कि फूड सप्लाईज नंबर 1 डिपार्टमेंट है जहां शफाफियत से काम हो रहा है, जहां लोगों की खिदमत सही ढंग से हो रही है। अब चूंकि आपको पता है कि आटा बहुत कम मिकदार में हमें मिल रहा है, जो हमें FCI से व्हीट मिल रहा है, उसके बदले हम लोगों को आटा देता है, वो बहुत कम मिकदार में मिलता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि शायद आटा नहीं देते हैं। बेसिकली NFSA में जो आटा की मिकदार है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर। लेकिन आटा हर जगह दस्तयाब है, किसी भी जगह, हर जगह जहां जिस राशन डिपो पे आप जाओगे वहां है, मगर कम मिकदार में मिल रहे हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि शायद आटा दे ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है, आज शफाफियत है, ऑनलाइन सारा सिस्टम है। जितना हम सेंट्रल ऑफिस से, सेंट्रल गोडाउन से भेजेंगे, उसका हिसाब ऑनलाइन देना है। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप PS जो पॉज मशीन है उसको दबाएंगे, तब ही वो हमारे खाते से उतर जाएगा। और इसकी सारी जो मॉनिटरिंग है वो हमारे हेड ऑफिस में हो रही है, या हमारे जो कमिश्नर साहब है NYC, इस पे सारे लोग लगे हुए हैं, तो किसी जगह कोई गलत काम होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। आप चूंकि सरकार को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं जरा आपसे एक और सवाल, आमतौर पे अमूर सार्फिन महकमा जो है प्राइस कंट्रोल की जिम्मेदारी इसकी है। हम देखते हैं जो CAPD है, जो आपका डिपार्टमेंट है, आपकी टीमें, इन्फोर्समेंट टीमें मार्केट में होती है, लेकिन ये इन्फोर्समेंट की टीमें जो हैं वो सिर्फ हमारे उस कसाई, उस नानवाई या उस सब्जी फरोश तक ही महदूद है। ये जो पैकेट फूड है, इन पे जो रेट्स वगैरह लिखी होती हैं, इनका कोई चेक करता है और इनकी क्वालिटी कोई चेक होती है? ये हम जरा जानना चाहेंगे पैकेट के जो है। सनम साहब, देखिए, जो हमारा डिपार्टमेंट है, ज्यादा काम आज हम जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में है, आज हमारी टीमें जो है कंज्यूमर्स की इन्फोर्समेंट की टीमें हर रोज हर डिस्ट्रिक्ट में निकलती है, और हर जगह से, चाहे वो मीट शॉप हो, सब्जी की दुकान हो, दवाई की दुकान हो, हर जगह ऐसा कोई शॉप नहीं है यहाँ जहां जहां कंज्यूमर्स को कुछ सामान लेने होते हैं, वहां हर जगह जाते हैं। आप देखोगे कि लाखों की पैसे हमने महीनों में जुर्माने की सूरत में वसूल किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मीट वाले को देखते हैं या सब्जी वाले को देखते हैं, हम वो जो पैकेट फूड है उनको भी देखते हैं। बहुत जगह से पैकेट फूड की दुकानें हमारे डिपार्टमेंट ने सीज कर दी है, तो ये आए रोज अखबारों में भी होता है, आपके चैनल पे भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इनको जाए बूचर्स को जाए या सब्जी हर किसी के पास जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अगर किसी जगह खास शिकायत आप बताइए,
तो उस पे मैं अपने जो हमारे साहब है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा नहीं, वहां भी जरा मैं हमारी टीम जाएगी। आपके नोटिस में ये मामला लाना चाहूंगा कि जो पैकेट फूड्स पे रेट्स होती है ये कौन फिक्स करता है? कंपनी के लोग अपने मनमानी से फिक्स करते हैं या अमूर सार्फिन का कोई रूल इसमें रहता है? नहीं नहीं, देखिए ये तो एक तो कंपनी, लेकिन उसके बाद हमारा जो प्राइस कंट्रोलर है हमारे डायरेक्टर साहब, वो हर चीज पे कंट्रोल करते हैं। ये देखते हैं कि किस चीज की क्या रेट है। जो पैकेट फूड है उसको भी देखते हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि किसी को खुली छूट है। अब जरा मैं एक और मुद्दे पे भी आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आना चाहूंगा, वो लेकिन वो थोड़ा पीछे लिए चलता हूं। लेकिन जरा सबसे पहले हमें समझाइए ये पेंशन की ओल्ड स्कीम और नॉन न्यू स्कीम क्या है, और सरकार आप मुलाजिम क्यों पुराने ही सिस्टम पे जाना चाहते हैं? न्यू स्कीम से क्या परेशानी है, जरा ये बताइए। प्रदर्शन क्यों इस चीज को, प्रोटेस्ट क्यों इस चीज को लेके किए जा रहे हैं? देखिए सनम जी, आपको पता है कि 2010 से यूपीए सरकार ने एक फैसला लिया है कि आज से जो भी एम्प्लॉय लगेंगे इनको पेंशन नहीं देंगे, उनको सीपी फंड में रखेंगे कि आधा खुद एम्प्लॉय देगा और आधा उसको सरकार देगी। लेकिन ये जो सारा मामला है, ये जो न्यू पेंशन स्कीम है वो मुलाजमीन के हक में नहीं है। वो मुलाजमीन कुछ पॉलिसी है जो सरकार ने 2010 में की है। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम एक सेफ्टी है एक मुलाजिम के लिए। जब वो रिटायर होता है तो उसकी फैमिली उसी पे डिपेंड होती है, तो उसको ये सेफ्टी होती है। जो नई पेंशन स्कीम है वो सही नहीं है, वो एम्प्लॉय मुलाजिम खुश है। तो इसीलिए आए रोज हमने भी, परसों आपने देखा होगा कि हमने भी उस बारे में एक बयान दिया था। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो मुल्क है 2-3 स्टेटों ने, जिनमें छत्तीसगढ़ है, जिनमें राजस्थान है, जिनमें हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही ने ऐलान किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करो। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे ये एडमिनिस्ट्रेटर्स है या जो सियासतदान है, ये जो हमारे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हर एक बार फिर, क्योंकि इस पे सारे लोग जोर दे रहे हैं कि पुराने पेंशन स्कीम ही लागू होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि सरकार लोग बनाते हैं और सरकार का काम ही है कि लोगों को फायदा दे। तो ये जो पॉलिसी है नया पेंशन स्कीम, ये मुलाजिम खुश है, तो हमारा यही डिमांड रहेगा कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू रखना चाहिए। अच्छा साहब, अगर इस ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम पे बीच में जाऊं तो मुझे याद है ये उमर अब्दुल्ला तब पावर में थे, तब उनने ये न्यू पेंशन स्कीम लाई थी। लेकिन तब इस पे मुलाजमीन ने इतना वाविला नहीं किया। अब जो पिछले कुछ टाइम हो गया, अब इस सरकार में इस पे वाविला किया जा रहा है। तब इतना कुछ नहीं दिखाया गया, तब क्यों फिर खामोशी इख्तियार की गई और अब इस पे इतने सवाल उठाए जा रहे हैं? बेसिकली सनम साहब, ये यहाँ उमर अब्दुल्ला की सरकार ने नहीं किया था। ये दिल्ली से यूपीए की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने फैसला लिया था अपनी कैबिनेट में। जब हमारे मनमोहन सिंह साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उसी की कैबिनेट में ये फैसला हुआ था। लेकिन पहले टाइम में फंड्स वागुजार होते थे। आजकल एनपीएस जो नए मुलाजिम हैं इनको तनख्वाह भी बहुत लेट से आ रही है, तो ये भी एक इशू है। इसीलिए सारे कहते हैं कि ये जो सारा जो एम्प्लॉय है इनको स्टेट के अपने खजाने से पैसे मिलने चाहिए। लेकिन जो एनपीएस है इसमें 10% जो बाद में आते हैं वो मरकजी गवर्नमेंट से आते हैं, वो ठीक बात नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि पुरानी जो स्कीम थी, पुराने जो मुलाजिम है उसी तरह पे नए मुलाजिमों को भी रखा जाए जो 2010 के बाद लगे। तो एजाज साहब, अब जरा बड़ा मुद्दा है, वो है डेली वेजेस का। कोई होप है, आपको नजर आ रही है कि डेली वेजेस का मुद्दा हल हो जाएगा? क्योंकि मैं पिछले कई सालों से देखता रहा हूं, हर सरकार आई, जितनी भी सरकारें आई, मुद्दा हल करेंगे, हल नहीं किया। जरा पास की अगर जाएं हम, तो आपको याद होगा आपने भी प्रोटेस्ट किए, जेलों में भी शायद जाना पड़ा आपको, मुझे ये भी याद है। आप शायद उस पे हुए थे, थानों में भी बंद हुए थे। तो वो मुद्दा जो है डेली वेजेस का, वो कहाँ पहुंचा, उसका किस तरह से किया जा सकता है? थोड़ा सा हमें बताइए। क्या मुलाजमीन के पास उसका कोई रोड मैप है सरकार को, जो वो प्रस्ताव दे के उसको इस तरह से हल भी किया जा सकता है? देखिए सनम साहब, आपको मालूम है कि जो आज यूटी जम्मू कश्मीर है, आज जो हमारे एलजी साहब है, ये जो मसला है डेली वेजेस का, आज मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि अगर ये चाहे तो ये हल कर सकते हैं। इनके लिए फंड्स भी बागुजार है, दिल्ली में भी यही गवर्नमेंट है, यहाँ भी यही सरकार है। तो मुझे पूरा इत्मीनान है कि ये जो सरकार है ये इस पे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इस मसले को हल करेगी। क्योंकि आज का मुलाजमीन के पास सबसे बड़ा मुद्दा जो ये 61,000 डेलीवेजर्स है, 61,000 फैमिलीज इनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये तकलीफ में है। और ये एक इंसानी मसला अब बन गया है। अब ये डेलीवेजर्स का नहीं, ये इंसानी मसला अब बन गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारी एलजी गवर्नमेंट है, यहाँ जो सरकार जो चल रही है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि वो भी इस पे शायद वो भी काम कर रहे हैं।
यहाँ से भी जो हमारे डेलीवेजर्स यूनियन है जो चल रहा है जम्मू में भी कश्मीर में भी, वो भी प्रपोजल सरकार को भेज रहे हैं कैसे करना है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो हमारी जो एलजी गवर्नमेंट है दिल्ली में भी यही है और यहाँ भी, और मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब पे, होम मिनिस्टर साहब पे और एलजी साहब पे पूरा भरोसा है, इनके ही टेन्योर में इलेक्शन से पहले पहले ये मसला हल हो जाएगा। मुझे 100% इस पे ईमान है कि ये हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, क्या हल हो सकता है इसका? क्या आप क्या किस तरह का मुलाजिम किस तरह का हल चाहते हैं? क्या वो सभी को देखिए आपको पता है कि सनम साहब जो पिछली सरकारें थी जब यहाँ अपनी गवर्नमेंटें होती थी तो एक दफा 37,000 मुलाजमीन को रेगुलर किया गया। उसके बाद 94 में तकरीबन 40,000 लोगों को रेगुलराइज किया गया। तो मुझे ये जब वो कर सकते थे, उनके पास फंड्स की कमी भी थी, लेकिन आज कोई फंड्स का मामला है ही नहीं। सरकार बार बार कहती है कि हमारे पास पैसे बहुत है, तो जब पैसों का मसला है ही नहीं तो इसमें सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है, ये करने की जरूरत है, ये चीज करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। और जब तक ये हो जाएगा तब तक हमारा यही मुतालबा है कि मिनिमम गारंटी वेजेस एक्ट जो है वो यहाँ पे लागू होना चाहिए। जो डेलीवेजर दिल्ली में पैसे लेते हैं इतने ही यहाँ के मुलाजिम, यहाँ के डेलीवेजर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि मुल्क एक है, यहाँ कानून एक है, यहाँ आईन एक है। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए तफरुका कि दिल्ली के डेलीवेजर्स को आप एक रेट दे, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर्स को आप, ये इंसानी हुकूक का एक मसला बन गया है। तो मुझे उम्मीद है कि जब तक सरकार इनको रेगुलराइज करेगी तब तक वो मिनिमम गारंटी वेज एक्ट लागू करेगी और वही उनको भी पैसे मिलेंगे जो दिल्ली के डेलीवेजर्स को मिलते हैं। नहीं, अगर हम डेलीवेजर कैजुअल्स की बात करें, हम जब सरकार के कुछ इदारों से बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई इनको कैसे हल करेंगे, ये तो बैक चैनल से अपॉइंट हुए हैं। तो उसका कोई रोड मैप क्या है, किस तरह से इसको हल होना चाहिए? बैक चैनल वाले जो सरकार कहती है उनको किस तरह से अलग किया जा सकता है? कोई फार्मूला होगा मुलाजिम के पास? ये नहीं, आप मुझे बताएं, मैं आपको अपने महकमे का, मैं अपने हमारे डिपार्टमेंट में है, फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट में हमारे 9 डेलीवेजर्स है, 9 आदमी हमारे डेलीवेजर्स है। वो बदकिस्मती से रहे हैं क्योंकि वो पुराने लगे हैं, 84 में वो लगे हैं, 94 में उनको रेगुलर होना था। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि उस टाइम उनको कोई छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ डिपार्टमेंट में थी और वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई, आज वो 9 आदमी भी 61,000 में ही चले गए। मैंने परसों ही सेक्रेटरीट में अपने कमिश्नर साहब से बात की तो अब उसने कहा है कि ये सारा मामला जो है अब ये सारा जो 61,000 में ही गए, ये कैसे हो सकता, क्यों नहीं हल हो सकता है? इसमें तो रोड मैप है, जैसे SRO 64 था जिसमें हम रेगुलराइज हुए। ये मैं इसीलिए कहता हूं कि सिर्फ करने की जरूरत है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो बाकी ये कोई ऐसा मसला है ही नहीं कि ये हल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? पोस्ट भी वैकेंट है बहुत सारे महकमों में और ये लोग काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं या किसी जगह बैठे, ये तो 24/7 काम करते हैं। इनकी जरूरत है हर डिपार्टमेंट में, हर जगह ये बहुत अच्छा काम करते हैं। आप PHE लीजिए, आप PDD लीजिए, आप हमारे डिपार्टमेंट में देख लीजिए या और PWD में देख लीजिए या हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट में, यही तो सारा काम चलाते हैं। जो निश्चित वाला काम है जो इनके जिम्मे है वो तो 100% ये ईमानदारी से करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार कहती है कि बैकडोर चैनल क्या होती है। ये अगर लगे हैं तो या तो ये कैबिनेट ऑर्डर से लगे हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स में लगा है। अगर ये गलत लगे हैं तो सरकार को उनको पूछना चाहिए आपने क्यों लगाया है उनको, तो उनसे सरकार को उनको देखे। लेकिन ऐसा है नहीं। अब ये कहते हैं कि ये बैकडोर कोई नहीं लगा है, हर किसी के पास ऑर्डर्स है, हर कोई ऑर्डर के या तो कैबिनेट ऑर्डर से लगा है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट तब लगाते थे, उनके पास पावर्स थे वो लगाते थे। ये सही बात नहीं है, कोई बैकडोर चैनल से नहीं लगा है। अगर कोई लगा है बैकडोर चैनल से वो देखना चाहिए वो किसने लगाया, क्योंकि खुद तो कोई दफ्तर आएगा ही नहीं कि मैं मुलाजिम हूं, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, उससे पूछगछ होनी चाहिए कि अगर आपको इस डेलीवेजर की जरूरत नहीं है तो आपने क्यों लगाया। अगर जरूरत ही उस वक्त उससे काम लिया गया तो सरकार को चाहिए, अगर उन्होंने 7 साल से ज्यादा किए तो उनकी सर्विस को मुस्तकिल किया जाए। डिमांड क्या है इस वक्त कैजुअल डेलीवेजर्स की? और उसमें एक और मुद्दा भी उठ जाता है जाज साहब, एक मुद्दा ये उठ जाता है कि उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो ओवरेज हो चुके हैं। क्या उनको भी वापस इस टाइम जो ओवरेज हो चुके हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको भी कंफर्म किया जा सकता है? नहीं सलम साहब, ऐसा है कि उन्होंने अपने जवानी के दिन लोगों की खदमत में गुजारे हैं। अगर वो अब रिटायरमेंट की एज को पार किए हुए हैं, 60 साल से ज्यादा है, सरकार को चाहिए उसके लिए अलग पॉलिसी बनाए। जो 60 साल से ज्यादा हुए हैं उनको वो रिटायर करें, उनका जो पैसा बनता है वो उनके हाथ में दे ताकि वो आगे की जिंदगी खुशहाली से गुजारे। लेकिन अब कैसे कह सकते हैं इनकी एज ज्यादा हुई है,
उन्होंने 40, 50 साल, 30 साल, 25 साल सरकारी खिदमत में दिए हैं, लोगों की खिदमत में दिए हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है सरकार के लिए। सरकार का काम ही है कि लोगों को रोजगार फराहम करे। सरकार का यह काम हरगिज नहीं है कि लोगों को बेरोजगार किया जाए। और खासकर वो सरकार जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहती है, तो इनको इस पे ज्यादा ही तवज्जो देने की जरूरत है कि इन जो हमारे डेलीवेजर्स है इनकी सर्विस को मुस्तकबिल किया जाए, जिनने 7 साल से ज्यादा आपने किए हैं। और जो ओवर एज हुए हैं, सरकार उनके सही ढंग से रिटायर करे, लेकिन उनको उनका पैसा दिया जाए जो उनका हक बनता है। अजय साहब, मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा, वो ये है कि क्या हमारे कैजुअल डेलीवेजर्स अक्सर कहते हैं हमारी 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं मिलती है, हमारे आंगनबाड़ी वर्कर जो है इनको सैलरी नहीं मिलती है, क्या ये मामला जो है संगीन मामला है? वाकई में वो सही के बताते हैं, या अगर वो सही बताते तो सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा रही है? सरकार को इस मामले में कभी आप इस मामले पे सरकार से पूछते कि क्यों, अगर ये सर्विस करते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, कैजुअल डेलीवेजर्स हैं, अब ठीक है आप परमिट करते हो नहीं तो बाद का मामला है, लेकिन फिलहाल जितना इनसे काम लेते हो उसका वेज तो दो। एक बात है, जो आप आंगनवाड़ी का मसला अलग है, डेलीवेजर्स का अलग असला है। ये जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स है, इनको यूनिसेफ के थ्रू जो ग्रांट्स मिलते हैं उसी से जब फंड्स आते हैं तो इनको दिया जाता है। रहा सवाल जो हमारे डेलीवेजर्स है, इसलिए लगाए गए हैं कि डिपार्टमेंट्स का काम था, डिपार्टमेंट्स का वर्क था। आप देखिए कि श्रीनगर सिटी अब नारबल से पांपर तक चली गई है, जम्मू की सिटी अब उधमपुर से कुठवा तक चली गई है। इसमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है। सारे काम तो आना ठीक है, ऑनलाइन तो सारा अब हो रहा है मार्च तक, मार्च के महीने तक, लेकिन काम तो बंदूक को ही करना है ना। बिजली के खंभे पे इंसान को ही चढ़ना है, जमीन खोदनी है इंसान को ही खोदनी है। या बाकी डिपार्टमेंट्स में जो हमारे ये मल्टीटास्क वर्कर्स है जिनको ये काम रखा गया है क्लास 4, इनको ही करना है। तो सरकार को इनके लिए जो फंड्स है वो तो स्टेट से आते हैं, यहाँ यूटी से आते हैं। उन फंड्स की कोई कमी है ही नहीं। तो ये हमारा भी सवाल है कि क्यों, अगर ये है तो इनकी तनख्वाह कहाँ है, इनके पैसे कहाँ है। एक मसला तो ये भी है कि आप जीपी फंड भी जरा देर से निकलती है। इस पे भी हमने एक बार एहतजाज किया कि जीपी फंड हमारा अपना पैसा है, इसको निकालने में क्यों दिक्कत है, अब क्यों इसमें महीने लगते हैं। तो ऐसे चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है। और हमने ऑनरेबल हमारे जो एलजी साहब है उसको भी लिखा है, हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता साहब की नोट्स में भी इन बातों को लाया है। हमने जो डीजी ट्रेजरीज है उनसे भी बात की है। लेकिन असल बात यह है कि ये देखने की जरूरत है कि हमारे पैसे कहाँ है। जो डिलीवरीजर्स के ये पैसे हैं ये स्कीम्स के थ्रू आते हैं, तो वो स्कीम्स के थ्रू जब इनके पैसे आते हैं तो वो वक्त पे इनको अदा क्यों नहीं किए जाते, ये देखने की जरूरत है। हम भी इस बारे में, लेकिन हमारा इसमें हमारे जो सरकार के आला ओहदे पे बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स है उनसे बार बार हम इस बारे में राब्ते में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि वक्त पर डिलीवरीजर्स की सैलरी मिले। और जो आंगनवाड़ी वाला मसला है उनको तो यूनिसेफ के थ्रू, जो ग्रांट्स के थ्रू उनको वो ऑनरेरी मिल रहा है, उसमें इसीलिए थोड़ा देर होता है क्योंकि जब वहां से आएगा तभी स्टेट उनको देती है। नहीं, अक्सर जगहों पे एजाज साहब देखने में आया है कि ये रुकावटें जो हैं ये खुद महकमे के मुलाजमान की ही पैदा करती हुई हैं। कई जगहों पे जो वक्त पे काम नहीं होता है, वक्त उनका प्रोजेक्ट वगैरह नहीं दिया जाता है, तो वो बड़ी रुकावट बन जाती है इन सारे मामला में। ये जो मुलाजिम जो हैं, जो ना करने के शेर हैं, उनको बाहर करने की, असलियत करने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए एजाज साहब, आपको पता है सनम साहब, आज हर किसी मुलाजिम को महीने को अपना ऑनलाइन देना है कि उसने महीने में कितना काम किया है, कहां से उसके जो उसकी जिम्मेदारी है कितनी की है। आज तो वो मामला है ही नहीं कि कोई मुलाजिम काम चोर है। अगर इसमें जिम्मेदारी बनती है तो वो महकमे के जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की है वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि अगर ये जो इनका मसला है तनख्वाह वक्त पे क्यों नहीं मिलती है। मैं यही सरकार से, अपने एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से यही गुजारिश करूंगा, जिस तरह वो चाहते हैं कि नॉन गैजेटेड मुलाजमीन ईमानदारी से लोगों की खदमत, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को भी जिम्मेदार बनाया जाए। अगर मुलाजमीन के काम वक्त पे नहीं होते हैं तो उसके भी लिए जवाबदेह महकमे के सरबराहों को होना चाहिए। जितनी जिम्मेदारी मातहत अमले की है उतने महकमे की सरबराहों को होनी चाहिए। अगर कोई भी महकमा का सरबराह, किसी महकमे के सरबराह किसी गफलतशारी में पड़ा जाए, उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जाए जो आम मुलाजिम के साथ होती है। बाकी आज के डेट में मैं ईमान और हल्फन कह सकता हूं कि सारे मुलाजमीन, जितने भी मुलाजमीन हैं जम्मू कश्मीर के, ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ लोगों की खदमत में जुटे हो, क्योंकि सरकार जो आज की सरकार है, एलजी इंतजामिया,
वो किसी भी सूरत में काम चोरी को बर्दाश्त नहीं कर रहे, रिश्वतखोरी को बर्दाश्त नहीं कर रहे। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी, हमने 100% सपोर्ट इस पे दिया है। हम अपने जलसों में, अपनी मीटिंग्स में भी यही जोर दे रहे हैं कि हमें तनख्वाह मिल रही है लोगों की खदमत में, और लोगों की खदमत में किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि हर महकमे का मुलाजिम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो ईमानदारी से लोगों की सेवा में लगे। आप मुलाजमीन को रिप्रेजेंट भी करते हैं आजाद साहब। पिछले या इस साल बड़े वाक़ात हुए मुलाजमीन को, कहीं टर्मिनेशन के, कहीं कुछ के, और बहुत से लोगों ने बताया कि ये सिर्फ बहतानबाजी है, सरकार ने इल्ज़ाम तराशी की और सुनने का मौका भी नहीं दिया। उस पर आपकी तंजीमें बड़ी खामोश रही। नहीं जनाब, मैं इसमें एक बात बताऊंगा, जिस मुलाजिम को भी सरकार निकालती है, या तो उनके केस अदालतों में पड़े हैं या तो वो किसी चीज में मुलवस थे। मैं एक ही बात इसमें मैंने पहले भी यही कही और आज भी कही, मुलाजमीन का ट्रैक एक ही होना चाहिए। उसका ट्रैक ये होना चाहिए कि हम, सरकार खुद है, सरकार का क्या नाम है, सरकार एक पुर्जे, ये एक कोई शख्स नहीं होता है, हम सब मिलके सरकार होते हैं। तो जो लोग सरकार में होते हैं उनका पूरा ध्यान सिर्फ सरकारी काम पे होना चाहिए और किसी काम पे उनका ध्यान नहीं होना चाहिए। मुलाजिम जो है वो मुल्क का वफादार है। जो मुल्क का वफादार नहीं है, मुझे नहीं लगता उसका हक बनता है कि वो गवर्नमेंट सर्विस में रहे। उसको अपना रास्ता अलग चुनना चाहिए। लेकिन ये बात भी देखने की जरूरत है कि कोई गलत तरीके से उस केस में फंसाया ना जाए। हर किसी को बोलने का मौका हमने सरकार को तकरीबन 6 महीने पहले, जब हमारे नाम की भी सरकार से चिट्ठी आई है कि आप गलत लोगों की सिफारिश करते हो, उसके जवाब में हमने उसको लिखा कि हमने कहीं गलत काम में किसी का सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन हक बात यह है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए कि अपनी वो सफाई दे। तो मुझे लगता है कि जितने भी आज तक केस हुए, ऐसे कोई ज्यादा केसेस नहीं हुए, जितने भी केस हुए कहीं ना कहीं उनके केसेस अदालतों में पड़े हैं, या तो कुछ लोग बंद है जिनको नौकरियों से निकाला गया है। लेकिन उसमें मेरा यही कहना है, जो सरकारी मुलाजिम है उसको सिर्फ सरकार की वफादारी करनी चाहिए और लोगों की खिदमत करनी चाहिए। अब जरा अटेंडेंस की भी बात करते हैं। सरकार ने मीटर लगाए, हीट, वो जो कुछ भी सरकार लगा सकती है अटेंडेंस को करने के लिए, लेकिन ये बड़े अफसरों की अटेंडेंस कौन मार करेगा? जब भी बड़े दफ्तर में जाते हैं तो साहब जो हैं, जो जिनके दफ्तर के बाहर चपरासी बैठता है कमरे के बाहर, वो मीटिंग में होते हैं। अगर मीटिंग में वो बाहर भी हो तो वहाँ पे जो चपरासी है वो कहता है साहब मीटिंग में है। तो ये मीटिंगों वाला सिलसिला जो है, ये क्या रुकेगा? क्या उन अफसरान से कोई, सरकार को उस पर भी कोई बात करनी चाहिए? सनम साहब, इसमें मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा अपने एलजी साहब से और अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से। आज हर दफ्तर में बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रही है। इसमें ऐसा होना चाहिए, चपरासी से लेकर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी बायोमेट्रिक पे आना चाहिए, ताकि कोई अफसर घर बैठे ये ना कहे कि मैं किसी सरकारी दौरे पे था। मैं ये अपील करूंगा एलजी साहब से और अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से, जब किसी महकमे का सरबराह सवेरे 10 बजे आएगा उसको भी अटेंडेंस करनी चाहिए। जब वो 4:30 निकलेगा तब भी उसको अटेंडेंस करनी चाहिए। ये सिर्फ आम मुलाजिम पे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने मुझे एक मिनट, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने मुझे पॉइंट भूल जाएगा, 4:30 बजे का आपने बात की। मुझे बहुत से कश्मीर से मुलाजमीन ने, खासतौर पे ख़वातीन मुलाजमीन ने फ़ोन किया, कई बार रिक्वेस्ट की, मेरे सोशल मीडिया पे इनबॉक्स वगैरह में लिखा मुझे कि ये 4:30 बजे का जो टाइम है, कश्मीर में मौसमी दिनों ख़राब है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, ट्रांसपोर्ट मिलता नहीं है, और फिर कड़ाके की ठंड है। ये 4:30 बजे की टाइम जो है ऑफिस छोड़ने का, इसको किसी न किसी हद तक कम किया जाए। क्या वाकई में जेन्युइन डिमांड है उन लोगों की? नहीं, इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा सनम जी। बेसिकली आज मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज आए थे जो लड़कियां थी हमारे डिपार्टमेंट में जो काम करती थी। असल मसला जो सवेरे की है, सवेरे जो हमारा टाइम है, हम चाहते हैं कि जिस तरह पहले हमारा होता था 10:30 से 4:30, हमारा पहले भी होता था। सवेरे आने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कतें होती थी। आपको पता है मौसम बहुत ठंडा है, फॉग होता है, गाड़ियां वक्त पे नहीं मिलती है, उनको ऑफिस पहुंचने में टाइम लगता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह हमारे पहले से 10:30 से 4:30 तक था, शाम को तो वैसे गाड़ियां मिलती है, लेकिन सवेरे का मसला है। आज जो हमारी लेडीज हमारे ऑफिस में आई थी, जिन्होंने मुझसे कहा कि अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मैंने बात करनी है, तो वो यही कहते हैं कि सवेरे हमें 10:30 अटेंडेंस होनी चाहिए, 4:30 हम निकलेंगे। इसके साथ साथ मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, मैं सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को भी हफ्ता 5 दिन का होना चाहिए। सैटरडे और संडे हमारी छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि वर्कलोड बहुत है, काम बहुत ज्यादा है। और जब बहुत सारे स्टेटों में ऐसा है कि सैटरडे और संडे की छुट्टी है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं?
जब हम कहते हैं एक विधान एक प्रधान सब कुछ एक होना चाहिए, तो ये भी एक होना चाहिए कि हफ्ते में हफ्ता 5 दिन का होना चाहिए और हमें भी सैटरडे और संडे की छुट्टी होनी चाहिए, ताकि जो हमारे सोशल रिलेशंस है हम भी उस पे अपने रिश्तेदारों से मिल सके, या हमारे बुजुर्ग या हमारे फैमिली मेंबर्स बीमार होते हैं हम उनका ख्याल रख सके। और जो हमारा वोट, आज आपको पता है कि सरकार कितना वर्क कल्चर पे जोर दे रही है, आज बहुत काम है मुलाजिम पर, ऑनलाइन सारा है, कंप्यूटर के साथ काम है, सेहत भी खराब हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है यही अदबन अपने एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, ये हफ्ता 5 दिन का होना चाहिए, तभी एक विधान एक प्रधान सब एक होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके में होता है, ये हाईएस्ट सीट जो है मुलाजमीन की सिविल सेक्रेटरी वहां पे होता है, बाकी में नहीं होता है। ऐसे क्यों, एक स्टेट में ऐसा क्यों है? सेक्रेटरी के एम्प्लॉय को 5 दिन देने हैं, बाहर वाले फील्ड एम्प्लॉय को 6 दिन देने। ये तो इस्तेसाल है ना। इस साल को खत्म करने के लिए हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम 370 को खत्म कर रहे हैं। जब ये है कि एक ही स्टेट में सेक्रेटरीट का एम्प्लॉय 5 दिन ड्यूटी आता है, आम मुलाजिम 6 दिन को आता है, ये तो अच्छी बात है नहीं। तो मैं यही अदमन सरकार से गुजारिश करूंगा कि आम मुलाजमीन के लिए ये सहूलियत रखी जाए। मुझे बहुत से सवाल आपसे करने थे, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि वक्त इख्तिताम पजीर है। लास्ट में मैं जानना चाहूंगा कितना इस टाइम वर्क कल्चर मुलाजमीन का, और सवाल से कितने मुतमईन हैं आप और सरकार को कितना मुतमईन कर सकते हैं, मुख्तसर बताइएगा। मुख्तसर में यही कहूंगा कि सरकार भी आज पूरी तरह से इत्मीनान में है कि मुलाजमीन काम कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई ऐसा है ही नहीं जो काम चोरी में यकीन रखे या वर्क कल्चर ठीक ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि सरकार का जो 75% सारा फोकस मुलाजमीन पे ही है। बाकी अगर कुछ ना है, लेकिन मुलाजमीन पे पूरी कदगन है। मुलाजमीन से पूछा जा रहा है आपने कितना काम किया, आपको कितना काम करना है, छोटी सी गलती भी माफ नहीं की जा रही। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मुलाजमीन सही ढंग से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ईमानदारी से मुलाजिम काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद खान साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। जूनियर चेयरमैन एम्प्लॉयज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के चेयरमैन एजाज अहमद खान मुझे ज्वाइन करते। मामलात मुलाजमीन के, और सरकार मुलाजमीन से ही ज़्यादा आजकल पूछ तलब करती रहती है, लेकिन कहीं न कहीं जो फर्स्ट ग्रेड के मुलाजिम हैं या उसके बाद के मुलाजिम हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तहसील लेवल के, या जिनके गाड़ी दी जाती है, उन मुलाजिम से भी सरकार पूछे। और मैं आपको नाज़रीन बताऊं, इस टेलीविज़न के ज़रिए मैं बता सकता हूं एक ऐसा वाक़ा है जिसमें 4 महीने से एक कुछ जो गाड़ी वाले अफसर हैं, 4 महीने से फाइल पे उसने कोई साइन नहीं किया। ये श्रीनगर नहीं है। तो क्या है आम लोगों को तवक्कात, वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं, और क्या मुलाजमीन को तवक्कात हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। कोशिश रहती है कि सरकार और आवाम के बीच में हम एक ब्रिज का काम कर सकें, ताकि जहाँ कमी है उनको दूर की जा सके। तो फिलहाल आज की खास मुलाकात इतनी ही। मुझे दीजिए इजाज़त, रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।